हेलो एंड वेलकम टू अदित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप में हुआ तो प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेज आया, हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट द सोसाइटी, वर्कर्स के लाइफ को किस तरह से अफेक्ट किया था और क्या क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। ये सारी चीज़ हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लास 10th का चैप्टर है ये, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यूरोप को अफेक्ट किया था। ठीक है, सो क्लास 10th है। सो हम इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे। व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। सो रेफर्स टू प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू अर्लीस्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेयर प्रोडक्शन वाज मेनली डन बाय हैंड। तो इंडस्ट्री आने से पहले जो यूरोप में गुड्स बनते थे, सामान बनाया जाता था विद द हेल्प ऑफ हैंड, इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, ये भी एक फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जबकि गुड्स वर प्रोड्यूस मेनली बाय हैंड, हाथ से बनते थे, दैट इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोडक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, तो उसमें फैक्ट्री नहीं हुआ करते थे, जनरली घर घरों में सामान बनाया जाता था। देयर वर लार्ज स्केल होम बेस्ड प्रोडक्शन, होम बेस्ड मतलब घरों में बनाया जाता था सामान फॉर इंटरनेशनल मार्केट। देखो, जब इसमें खासियत क्या है कि ऐसे नहीं कि लोकल मार्केट के लिए सामान बनाया जाता था, बल्कि जो सामान घरों में बनाया जाता था वो मेनली प्रोड्यूस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट के लिए। मर्चेंट मूव टू कंट्री साइड एंड सप्लाइड मनी एंड आर्टिसंस टू प्रोड्यूस गुड्स। तो देखो, मर्चेंट थे जो शहरों में रहते थे और वो गाँव में जाते थे और वहाँ पे आर्टिसंस को, वीवर्स को, दे यूज्ड टू सप्लाई रॉ मटेरियल और उनको बोलते थे तुम इतना सामान बना के हमें देना है उनको। ठीक है, सो इट प्रोवाइडेड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। और इससे क्या क्या फ़ायदा होता था, बेनिफिट क्या होता था कि जो वीवर्स थे या पीजेंट्स थे उनको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता। आमतौर पर पीजेंट खेतों में काम करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर जो था उनको फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं करता था पूरा साल, तो जब वो खाली रहते थे उस समय उनको इस तरह का काम मिल जाता था जो घर में बैठ के पूरा फैमिली मेंबर कर सकते थे। और इस तरह से दे यूज टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। मेन सोर्स ऑफ इनकम नो डाउट एग्रीकल्चर था, लेकिन थोड़ा बहुत इससे भी वो अर्न कर लेते थे। और दूसरा था, इट हेल्प द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिसन फैमिली लेबर। और जैसे मान लो कि आर्टिसन का जो फैमिली मेम्बर है वो भी उसमें काम करते थे, कपड़े बुनने में या वीविंग ऑफ क्लॉथ में। तो इस तरह से पूरा फैमिली मेम्बर जो था उनका रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाता था बिकॉज। तो ये दो बेनिफिट हैं। और पहले उसके बाद उससे ऊपर लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो अर्लीस्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था जहाँ पे कि जो गुड्स वर प्रोड्यूस मेनली विद द हेल्प ऑफ हैंड। और ये जो था फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन नहीं होता था, घरों में बनाया जाता था। और दैट टू दे वर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल सो दैट इट कुड बी sold in the international market. So hopefully you understood what is proto industrialization and इसका benefit क्या क्या था। Describe any 5 major problem faced by new European merchants in setting up of their industries in towns before industrial revolution। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब होता है कि इंडस्ट्री आने से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब होता है कि वो फेज जिसमें कि इंडस्ट्री से सामान बनना शुरू हो गया। बट उससे पहले जो था, जब देखो यहाँ डिस्क्राइब एनी 5 प्रॉब्लम फेस्ड बाय न्यू यूरोपियन मर्चेंट्स इन सेटिंग अप ऑफ देयर इंडस्ट्रीज इन द टाउन बिफोर इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जब मर्चेंट जो थे शहरों में अपना फैक्ट्री लगाने की कोशिश करते थे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था उनको। ठीक है, सो ये सेकंड क्वेश्चन है। इट वाज नॉट इजी फॉर द न्यू यूरोपियन मर्चेंट टू सेट अप देयर इंडस्ट्रीज इन टाउन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या कारण था, हमें ये दिया हुआ पहला पॉइंट है, क्या क्या परेशानी होता था। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड मर्चेंट वांटेड टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन बाय सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। देखो, जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया 14th-15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, तो उस समय हम देखते हैं कि मर्चेंट जो थे वो चाहते थे कि प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करें, फैक्ट्रीज लगाएं सिटीज़ में, जिससे कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें एंड दे कुड सेल देयर प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट एंड देयर बाय रीप द बेनिफिट। लेकिन द अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स, सबसे पहले हमें समझना है गिल्ड क्या होते हैं।
बेसिकली गिल्ड जो होता है एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। जैसे मान लो कि ज्वेलर्स का गिल्ड है, एसोसिएशन है, तो उसी तरह से उस समय अलग अलग ट्रेड के अलग अलग गिल्ड्स होते थे, एसोसिएशन हुआ करता था। और ये एसोसिएशन जो था बहुत ही स्ट्रांग था, पावरफुल था, पर सो पावरफुल दैट न्यू एंटरप्राइजेज कुड नॉट ऑपरेट, न्यू मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन। देखो क्या था कि इनका गिल्ड जो थे अपने, जो मान लो कि कपड़े बुनने वाले गिल्ड है, तो गिल्ड मतलब समूह, समूह मतलब, और समूह का एक हेड होता था, इस तरह से उनका स्ट्रक्चर डेवलप था। और ये जो गिल्ड होते थे वो किसी दूसरे मर्चेंट को शहर में आके सामान बनाने में या गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि बहुत पावरफुल थे। क्यों पावरफुल थे हम देखेंगे उसमें, बट उससे पहले हम देखते हैं कि गिल्ड्स जो थे वो देखो लिखा हुआ अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर। जैसे मान लो कि ऑयल प्रोड्यूसर हो गए, मान लो कारपेंटर हो गए, इनके गिल्ड होते थे, ज्वेलर्स के गिल्ड होते थे, इस तरह से अलग अलग गिल्ड्स होते थे, एसोसिएशन होते थे। और इनका क्या काम था, फंक्शन क्या था, फंक्शन भी पूछ सकते हैं। एक तो फंक्शन था इसका कि ट्रेंड क्राफ्ट पर्सन, जो लोग भी इन गिल्ड्स के मेंबर बनते थे उनको ये ट्रेन करते थे अपने क्राफ्ट में। जैसे कि मान लो वीवर हैं, अगर कोई नॉर्मल पर्सन बिकम द वीवर एंड दे ज्वाइन एनी गिल्ड, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द गिल्ड टू टीच देम द हाउ टू वीव क्लोथ, मेंटेन कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन। अब ये डिसाइड करते थे कि हमें कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। 100 बनाना, 200 बनाना, 10,000 बनाना, वो डिसाइड करते थे, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। रेगुलेटेड कॉम्पिटिशन, और रेगुलेटेड कॉम्पिटिशन में कोई दूसरे को अलाउ नहीं करते थे कि वो आगे बनाए। और दूसरा था कि ये प्राइस को भी कंट्रोल करते थे कि इतने में बेचना है, उससे कम में, उससे ज़्यादा नहीं बेचना है। और नए नए ट्रेडर्स एंट्री करें उनके फील्ड में, उसको भी अलाउ नहीं करते। कुछ फंक्शन थे गिल्ड्स के, यहाँ लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट है, अब देखो वाई दीज गिल्ड्स वर पावरफुल, क्या कारण था कि कोई गिल्ड्स के खिलाफ नहीं जाता था। रूलर्स मतलब राजा वगैरह जो थे ना, हैड ग्रांटेड मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू द गिल्ड्स। जैसे मान लो कि कारपेंटर का गिल्ड्स है, तो उनको राजा ने ये मोनोपोली मतलब उन्हीं को अधिकार दे रखा था कि सिर्फ वही बना के वही बेचेंगे, तो कोई दूसरा आदमी अलाउ नहीं कर, दूसरे आदमी को वो प्रोडक्ट बनाने का परमिशन नहीं था। और इस तरह से दे बिकम वेरी पावरफुल एंड दे डिड नॉट अलाउ एनी अदर मर्चेंट टू कम एंड प्रोड्यूस गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल फैक्ट्री इन सिटीज एंड टाउन्स। नेक्स्ट है प्रोडक्शन यूनिट वर सेटअप इन द कंट्री साइड। तो अब जब गिल्ड्स अलाउ नहीं करते थे मर्चेंट को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए शहरों में, तो मर्चेंट कहाँ से कैसे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में भेजते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सेटअप कंट्री साइड में, गाँव वगैरह में ना, रूरल एरिया में चले जाते थे, वहाँ पे प्रोडक्शन होता था। बट द मर्चेंट वर बेस्ड इन टाउन्स एंड वर्क्स वाज डन इन द कंट्री साइड। लेकिन अब ये जो मर्चेंट थे, मर्चेंट मतलब जो व्यापारी थे, वो क्या करते थे, गांव-गांव जाते थे। मान लो कि उन्होंने 100 गांव गए और इस तरह से वहाँ जाके वीवर्स को एडवांस दे देते थे कि ये लो पैसे और आप हमारे लिए इतना कपड़े बना के हमें सप्लाई कर दो। सो इस मान लो कि उन्होंने एक गांव में 10 लोगों में, इस तरह 10 गांव में 100 लोगों को उन्होंने दे दिया और इस तरह से 100 लोगों से उन्होंने कपड़े वीव करवाते थे। एंड फाइनली दे यूज्ड टू कलेक्ट दीज एंड फाइनली सेल इट टू सेंड इट और शिप इट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इन दिस वे ह्यूज प्रोडक्शन वाज डन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था। नेक्स्ट है वर्क इन द कंट्री साइड वाज स्कैटर्ड। देखो क्या है कि काम जो था बटा हुआ था, फैला हुआ था, कहीं कहीं होता था काम, एक यहाँ हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। परचेस ऑफ वूल फ्रॉम स्टेपलर, जो ऊल बेचते थे उनसे ऊल खरीदना होता था मर्चेंट को। उसके बाद कैरी टू स्पिनर, फिर वहाँ से ले जाके उनको देना होता जो कि उसको स्पिन करते थे। एंड फाइनली उसका धागा बनाया जाता था कहीं और, दैट वाज स्पन एंड टेकन टू वीवर, फिर वीवर के पास जाता था जो उनको बोलते थे। उसके बाद फुलर, ये सारे डायर, ये सब प्रोसेस है इन मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, ठीक है। वीवर, फुलर और डायर, फाइनली उसको डाई गिराई मतलब कपड़े को रंगा जाता था। फाइंडिंग वॉज डन इन द लंदन, मान लो कि फिनिशिंग जो था ना वो कहाँ होता था, लंदन में होता था। दिस वॉज द टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये बहुत ही टाइम भी लगता था प्लस बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता था। सामान एक या दूसरे लेके जाना, उसके बाद एडवांस देना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, देन कलेक्शन करना, देन फाइनली पैकेजिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, एंड देन सो इट यूज टू टेक लॉट ऑफ टाइम। सो ये क्वेश्चन क्या था कि हमारा क्वेश्चन था ये कि किस तरह से डिस्क्राइब एनी 5 मेजर प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम यूरोपियन मर्चेंट को फेस करना पड़ा था अपने इंडस्ट्री टाउन में लगाने के लिए। और ये भी हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम था। बेसिकली गिल्ड थे,
वो अलाउ नहीं करते थे। राजा उनको मोनोपोली राइट दे रखा था कि वही बना सकते हैं, वही बेच सकते हैं, वही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर गिल्ड्स। अब आ जाता है, मैंने बताया पहले गिल्ड्स कौन होते थे, एंड हाउ डिड दे मेक इट डिफिकल्ट फॉर द मर्चेंट्स टू सेट अप बिजनेस इन द टाउन्स इन इंग्लैंड। ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गिल्ड्स जो थे एसोसिएशन थे आर्टिसंस और मर्चेंट के, जो कि कंट्रोल करते थे, कंट्रोल द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेड। अपने ट्रेड के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल था कि सिर्फ वही बनाएंगे, वही बेचेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर सिटी में, और किसी और को अलाउ नहीं था। दे वर वेरी पावरफुल, क्योंकि उनको राजा ने राइट दे रखा था, मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था। वो अपने लोगों को ट्रेन करते थे, अपने प्राइजें फिक्स करते थे, डिस्प्यूट सेटल करते थे, उस बाहर के कॉम्पिटिटर को अलाउ नहीं करते थे आके अपने यहाँ बेचने के लिए, और इस तरह से ये अपने बिजनेस को कंट्रोल करते थे। सो दे हैड टू मूव टू सिटी साइड। सो जो मर्चेंट थे, जिनको प्रोडक्शन करना था लार्ज स्केल में, वो कंट्री साइड जाते थे, गांव में, और वहाँ पे सामान बनाया करते थे। ये मैंने पहले क्वेश्चन में बता रखा आपको। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द पीजेंट्स हाउस होल्ड ईगरली एग्री टू वर्क फॉर द मनी। अब मैंने बताया आपको कि मर्चेंट जो थे वो गांव में जाते थे, विलेज में, और इस तरह से उनको एडवांसेस दे देते थे कि ये लो 5000 रुपये सपोज, और मुझे ये इतना कपड़ा या धागा बना के दो। तो इस तरह से अब क्वेश्चन ये है कि जो पीजेंट्स थे वो क्यों इनसे मर्चेंट से एडवांसेस जो देते थे उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। जो दिस वाज अ टाइम व्हेन द ओपन फील्ड वर डिसअपियरिंग एंड द कॉमन्स वर बीइंग इनक्लोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपन फील्ड मतलब होता है कि पहले गांव वगैरह में, सपोज मान लो कि एक गांव है, ठीक है, तो गांव में कुछ एरिया जंगल होता था, ठीक है, जंगल होता था, कुछ एरिया वैसे खाली जगह होता था, ग्रास लैंड होता था, और फिर गांव के लोग रहते थे यहाँ पे। तो जो गरीब लोग थे, जो जिनके पास अपना ज़मीन वगैरह नहीं होता, जो दूसरे ज़मीनों में काम करते थे, उनको आमतौर पे काम मिल जाता था जब सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड में, बट रेस्ट ऑफ द ईयर दे यूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, खाली रहते थे उन लोग। तो उस समय दे यूज टू कीप कैटल, भेड़ बकरी पालते थे, और भेड़ बकरी को ले जाते थे इन्हीं फॉरेस्ट में या ग्रास लैंड में, उनको ग्रेज करवाते थे, और इस तरह से उनको मिल्क वगैरह, आई मीन दे यूज टू प्रोड्यूस मिल्क, और ये बेच के कुछ ऑफ सीजन में पैसा अर्न कर लेते, जिससे कि उनका गुजारा चल जाता था। दूसरी बात ये भी थी कि जंगलों से उन्हें लकड़ी मिल जाता था, जंगलों से फ्रूट्स वगैरह, आई मीन अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स वगैरह ये सब मिल जाते थे, तो उनका किसी भी तरह से गुजारा, दे यूज टू मैनेज देयर लाइवलीहुड। लेकिन धीरे धीरे यूरोप में चेंजेज आना शुरू हुआ। क्या चेंजेज? कि ये फॉरेस्ट जो था इसको ज़मींदारों ने या लैंडलॉर्डों ने अपने अंडर ले लिया। जो ओपन लैंड था, जो सबको यूज़ कर सकता था, उसको भी उन्होंने अपने अंडर इनक्लोज कर लिया, और इस तरह से अब गांव में ना कोई ओपन लैंड रह गया, ना ही कोई फॉरेस्ट रह गया। तो जो पीजेंट्स थे उनको 2-3 महीने काम मिलते थे गांव में, और बाकी ये लोग जो थे खाली बैठे रहते थे। तो जब मर्चेंट गांव में पहुंचे और उनको एडवांस दिए तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लिए। यही कारण है कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने जो एडवांसेस मर्चेंट देते थे और उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते थे। देखो क्या लिखा हो यहाँ पे, मैंने नहीं बताया कि फील्ड, ओपन फील्ड डिसअपियर हो रहा था। कॉटेज एंड पुअर कॉटेजर्स एंड पुअर पीजेंट्स who had earlier depended on common land for their survival, gathering their firewood, berries हो गया, ये सब मैंने बताया ना कि वहाँ से जो ओपन फील्ड से ये सब चीज़ मिल जाता था, वेजिटेबल्स है वगैरह, हाँ, वो एक तरह से उनका अलग इनकम देता था जो एग्रीकल्चर में काम करने के अलावा। मेनी हैड टाइनी प्लॉट ऑफ लैंड विच कुड नॉट प्रोड्यूस वर्क फॉर ऑल द मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड। कुछ ऐसे पीजेंट्स थे जिनकी ज़मीन बहुत छोटे होते थे, और उस ज़मीन में पूरे फैमिली मेंबर को काम नहीं मिल पाता था। सो व्हेन द मर्चेंट ऑफर्ड एडवांसेस, तो अब वो खाली बैठ जाते थे। तो जब मर्चेंट ने उनको एडवांस दिया तो उन्होंने एडवांस को इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ तो इनकम आ रहा है, और दैट इज़ द रीज़न वाई पीजेंट जो थे इजीली एक्सेप्ट कर लिए जब मर्चेंट ने उनको एडवांस दिया। तो ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ डिड द सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन 18th सेंचुरी अफेक्ट कॉटन इंडस्ट्री। देखो, कॉटन इंडस्ट्री पहला इंडस्ट्री था यूरोप में, और धीरे धीरे बहुत सारे इन्वेंशन होने, बहुत आविष्कार होना शुरू हो गया 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में 1700 से 1799 के बीच में, हम 1700 से 1799 को हम बोलते हैं 18th सेंचुरी, ठीक है, इस पीरियड की बात कर रहे हैं। इट इंक्रीज, अब जैसे इंडस्ट्री लगने लगा, कॉटन इंडस्ट्री, तो उससे क्या हो गया, क्या इफेक्ट पड़ा? ऑब्वियसली अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज
कार्डलिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, ये कॉटन इंडस्ट्री का है। कार्डलिंग मतलब होता है कि जो कॉटन होता है उसके अंदर से बीज वगैरह निकालना। ट्विस्टिंग मतलब ट्विस्ट करते हैं, देन स्पिन करते हैं, फाइनली उसको रोल करते हैं, धागा कैसे बनता है इसके बारे में है। ये सारे स्टेप्स हैं इन इन द प्रोडक्शन ऑफ यान और या धागा होता है। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ईच वर्कर, और इस तरह से जब मशीन से सामान बनने लगा तो हर प्रोड्यूसर पहले जो हाथ से बनाते थे ज़्यादा टाइम लगता था, अब मशीन से जल्दी बनाने लगे। नाउ इट वॉज पॉसिबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यान, और जब मशीन से धागा वगैरह बनने लगा तो बहुत स्ट्रॉन्गर और अच्छा धागा बनना शुरू हो गया। सो ये भी एक फ़ायदा हुआ। विद द क्रिएशन ऑफ कॉटन मिल बाय द रिचर्ड आर्कराइट, ऑल द प्रोसेसेस ऑफ कॉटन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वर ब्रॉट विद इन द मिल अंडर वन रूफ। देखो पहले क्या था कि प्रोडक्शन स्कैटर्ड होते थे, फैले होते थे, कहीं धागा बन रहा था, कहीं कपड़े बन रहा था, कहीं डाई हो रहा था, कहीं अलग अलग जगहों पे हो रहा था। लेकिन जब रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल डेवलप किया तो अब एक शेड के अंदर ही सब कुछ बनना शुरू हो गया। यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे धागा भी बनता था, यहाँ पे कर्लिंग भी होता था, यहाँ पे स्पिनिंग भी होता था, यहाँ पे डाइंग भी होता था, सब कुछ यहीं होने लगा। अब इससे क्या होगा कि सुपरविजन यानी और मैनेजमेंट जो था कपड़े का बनाना, पूरा प्रोसेस का मैनेजमेंट जो था एक मतलब हेड के अंदर आ गया, और इस तरह से इट कुड बी इजीली सुपरवाइज। अब जो लेबर का हम चेक कर सकते हैं, लेबर अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा, जो कपड़े बना रहे हैं उसका क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सब कुछ चेक हो सकता था। और इस तरह से अब जो कॉटन मिल था वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होना शुरू हो गया, सेटअप होना शुरू हो गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है कि किस तरह से नए इन्वेंशन से कॉटन इंडस्ट्री को अफेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु क्रिएटेड कॉटन मिल। तो हमने रिचर्ड आर्कराइट के बारे में है, ये आपको लर्न करना है। मेंशन टू मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज दैट डेवलप इन द इंग्लैंड। तो सबसे डायनेमिक इंडस्ट्री कौन सा था? एक तो कॉटन इंडस्ट्री था और दूसरा आयरन स्टील इंडस्ट्री जो पहले शुरू हुआ इंग्लैंड में, कॉटन उसके बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री। व्हाट फैक्टर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण था कि यूरोप में आयरन स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, क्यों इतना ज़्यादा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री लगाए गए, वहाँ पे मिल्स लगाए गए, प्लांट सेटअप किए गए। सो देखो सबसे पहला तो कि विद द एक्सपांशन ऑफ रेलवे इन 1940 इंग्लैंड में इंडिया में 1853 में रेलवे पहली बार आया था, लेकिन इंग्लैंड में उसे 10-15 साल पहले ही आ चुका था रेलवे। तो जब रेलवे का एक्सपेंशन शुरू हुआ इंग्लैंड में तो उस समय हम देखते हैं कि जैसे होता है ना रेल पटरी जिस पे ट्रेन चलता है, ये जो है आयरन का होता है। तो इसके लिए आयरन की ज़रूरत पड़ने लगी वहाँ पे, और इसके लिए बहुत सारा आयरन मिल सेटअप किए गए जिससे कि आयरन बनाया जा सके, और ट्रैक बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ी, इसलिए आयरन मिल बनाए गए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हम मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, हिस्टोरियंस नाउ हैव कम टू increasingly recognize that the typical workers in mid 19th century was not a machine operator but the traditional craft person and laborers analyze the statement। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगना शुरू हो गया यूरोप में 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्री लग गए वहाँ पे। लेकिन अभी भी ज़्यादातर वर्कर्स जो थे, हमें क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूँ कि ज़्यादातर वर्कर जो थे मिड 19th सेंचुरी यानी 1850, हम मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850 में हम देखते हैं कि ज़्यादातर अभी भी 80% वर्कर जो थे ना वो कॉटेज या हैंडमेड इंडस्ट्री में ही काम करते थे, ना कि बड़े बड़े मिल और फैक्ट्रियों में काम करते थे। ऐसा क्यों था? क्वेश्चन ये है कि क्यों, वाई डिड मोस्ट ऑफ द वर्कर्स स्टिल वर्कड इन द कॉटेज इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन थे, क्यों वो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम नहीं करते थे? तो कुछ इसके कारण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टिपिकल वर्कर्स इन मिड 19th सेंचुरी नॉट द मशीन ऑपरेटर बट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन ऑपरेटर। दिस इज प्रूव फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। इससे हमें पता चलता है कि ज़्यादातर लोग अभी भी, अब जैसे वहाँ का स्टैटिस्टिकल डेटा हमें ये बताता है कि 20% जो थे टोटल वर्कफोर्स जो थे वो मिलों में काम करते थे, एडवांस इंडस्ट्रियल सेंटर में काम करते थे। टेक्सटाइल अभी भी कपड़ा वगैरह जो था ना वो कॉटन इंडस्ट्री में ही बनाया जाता था और फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता था विद द डोमेस्टिक यूनिट। ठीक है, जो पहले जिससे बनता अभी भी कपड़े वगैरह वैसे ही बनाए जाते थे। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड देयर होम मेड थिंग्स वर मोर पॉपुलर एमंग अरिस्टोक्रेटिक क्लास। देखो अरिस्टोक्रेटिक क्लास मतलब रिच क्लास के लोग ऐसा कोई चीज़ नहीं खरीदते जो सब कोई खरीद रहा है।
मिल का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो होता है एक जैसा होता है, तो उन लोग जो रिच क्लास के लोग थे वो ऐसे चीज़ प्रेफर नहीं करते थे। वो हमेशा ऐसा चीज़ प्रेफर करते थे जो हाथ से बनाया हो, जो यूनिक हो, उन्हीं के पास हो। सो इसलिए अभी भी जो अरिस्टोक्रेटिक मतलब रिच क्लास के लोग जो थे, दे यूज्ड टू प्रेफर गुड्स प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट पर्सन ओनली। इट डिफाइन देयर क्लास एंड स्टेटस। आमतौर पे रिच लोग अपना क्लास होता है, अपना स्टेटस होता है, तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अभी भी हैंडमेड गुड्स को ही प्रेफर करते थे। दे वर बेटर फिनिश, उनको लगता था कि हैंडमेड गुड जो है ना अच्छा फिनिशिंग होता है, जैसे बोलो उस तरह से वो फिनिशिंग करके देंगे। इंडिविजुअली प्रोड्यूस, लोग उसको बना रहे हैं और केयरफुली डिजाइन, जिस तरह से डिजाइन आप बोलोगे उसके हिसाब से बना कर देंगे। एंड दैट इज़ द रीजन वाई रिच पीपल अभी भी हैंडमेड गुड प्रोड्यूस करते थे। तो ज़्यादातर लोग हैंडमेड इंडस्ट्री में लगे हुए थे। मच ऑफ द इंडस्ट्रीज वर बेस्ड अपॉन सीजनल, लाइक फूड प्रोसेसिंग, पोट्री, बुक बाइंडिंग, कैटरिंग, शिप रिपेयरिंग एक्सेट्रा। देखो ये सारे इंडस्ट्रीज उस समय चल रहे थे, और ये इंडस्ट्री जो थे सीजनल नेचर, सीजनल नेचर मतलब क्या होता है कि साल में 1 महीने 2 महीने या 4 महीने काम होते थे इसमें, और बाकी 8 मंथ इन सारे इंडस्ट्री में काम बंद हो जाता था। तो अगर मान लो कि हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो बहुत पैसा लगता है। सपोज मान लो आप एक इंडस्ट्री सेटअप करते हो और उसमें यू स्पेंड 100 करोड़ ऑफ रुपीज। अब इतना पैसा लगाने के बाद इंडस्ट्री सिर्फ 3 या 4 महीने चले, तो ये तो आपका नुकसान है ना। बाकी 8 महीने बंद पड़ा हुआ है, तो इतना पैसा लगाने के बाद अगर कंटिन्यूस इनकम ना आए तो फिर दैट इज़ लॉस टू द इंडस्ट्री। इसीलिए वो लोग क्या करते थे कि सीजनल जो वर्क था वो लेबर हायर करते थे और उसको लगा के फिर उनको छुट्टी कर देते थे। तो ये एंड दैट इज द रीजन वाई मर्चेंट प्रेफर हैंड लेबर। समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट है, देयर वर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट दैट कुड ओनली बी प्रोड्यूस बाय द हैंड बिकॉज ऑफ देयर वेरियस डिजाइन, बेटर फिनिशिंग एंड स्पेसिफिक शेप। देखो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो कि हाथ से ही बन सकते थे। देखो अगर आपको वेराइटी चाहिए तो यू नीड टू बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ हैंड। मशीन तो एक तरह का सामान बनाते हैं, एक तरह का। So fifth point है, new machines and technology were expensive and it often broke down and repair was costly। तो नए नए मशीन जो थे महंगे भी होते थे, अगर मान लो ख़राब हो गया तो उसमें बनाने में पैसा लगता था, रिपेयर करने में, तो इसलिए भी ज़्यादातर जो थे हाथ से ही काम कराया जाता था। ठीक है। और नेक्स्ट है, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। ऐसी बात नहीं थी कि वहाँ पे लेबर की कमी थी कि मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। लेबर बहुत सारे थे और बहुत सारे होने की वजह से सस्ते में भी काम करते थे, कम वेजे में भी काम करते थे। सो प्रोड्यूसर जो थे वो ज़्यादातर प्रेफर करते थे हैंडमेड। ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वर्कर इन द 19th सेंचुरी। सो वर्कर का कंडीशन उस समय भी ख़राब था, आज भी ख़राब है, ऐसी बात नहीं है कि। तो हम क्या क्या प्रॉब्लम था वर्कर्स को, ये हम देखने की कोशिश करते हैं इसमें। द लाइफ स्टाइल ऑफ वर्कर्स इन मिड 19th सेंचुरी इन ब्रिटेन वाज एज फॉलो। क्या क्या है, एक तो अबेंडेंस ऑफ लेबर, लेबर की बहुत ज़्यादा सप्लाई थी, बहुत ज़्यादा लेबर थे वहाँ पे, क्योंकि गांव में काम बंद हो गया था। स्पेशली मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे ओपन फील्ड ख़त्म हो गया था, प्लस जो फॉरेस्ट वगैरह उसको भी जो लैंडलॉर्ड थे वो अपने अंडर लेके आ गए थे, तो वहाँ पे काम था नहीं, तो लोग शहर की तरफ आते थे काम करने के लिए, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा people from countryside used to migrate to cities and towns for jobs। so जॉब तो लेबर की सप्लाई बहुत थी। जॉब सीकर्स वर मोर इन नंबर देन द जॉब। जितना जॉब है, मान लो 100 जॉब है तो 500 लोग खड़े हुए थे। द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब डिपेंडेड ऑन द फ्रेंडशिप नेटवर्क एंड द किन रिलेशनशिप। अगर मान लो आपके कोई भाई भतीजा काम करते हैं तो देन यू कैन इजीली गेट जॉब इन द फैक्ट्री थ्रू देयर रेफरेंस और फ्रेंड्स के थ्रू। तो इसलिए सबको ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलता था, तो बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाता था या बहुत वेट करना पड़ता था। वेटिंग पीरियड वाज लॉन्ग। तो बहुत मतलब मान लो कि गए, ऐसा नहीं कि शहर में जाते ही जॉब मिल जाता था, मे बी दे हैड टू वेट फॉर ए मंथ और समटाइम्स 6 मंथ ऑल्सो। तो फिर जब तक जॉब नहीं मिलता था उन लोग बेकार होते थे, उनके पास कोई इनकम नहीं होता था, तो कभी ब्रिज के अंदर नीचे सो जाते थे या नाइट शेल्टर में रहते थे। तो इस तरह से बहुत परेशानी में उनका ज़िंदगी बीतता था। सीजनल नेचर ऑफ वर्क, कुछ तो था कि करीब बहुत सारे फैक्ट्री जो थे सीजनल नहीं थे, सीजन में काम होता था, बाकी में वो फैक्ट्री बंद हो जाता था, और इस तरह से उन लोग ऑफ सीजन में जॉबलेस हो जाते थे। ठीक है। सो प्राइस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ा प्राइस भी बढ़ गया। सो एज ए रिजल्ट वर्कर्स वर एबल टू बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स और इवन लेस। तो ऐसा नहीं है कि वर्कर्स का इनकम नहीं बढ़ा विद द पैस ऑफ टाइम, बढ़ा, लेकिन
लेकिन हम देखते हैं कि प्राइस भी बढ़ने लगा और इस तरह से पहले जितना खरीदते उतना ही खरीदने लगे, अब उससे ज़्यादा नहीं खरीद पाते थे क्योंकि उनके पास इनकम उतना ज़्यादा नहीं था। दूसरी बात था कि प्राइस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो उस समय वही अमाउंट ऑफ मनी उनको कम पैसा देता था। अनदर प्रॉब्लम वाज द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम। द वर्कर्स डिड नॉट गेट रेगुलर वर्क। और मान लो कि हफ्ते में 2 दिन काम मिला तो फिर एवरेज वर्क तो एवरेज इनकम तो बहुत कम ही हो गया ना। रेगुलर काम नहीं मिलता था, पूरे महीने काम नहीं मिलते थे, पूरा साल काम नहीं मिलता था, तो इस तरह से भी उनका कंडीशन ठीक नहीं था। सो ये है कि वर्कर्स का क्या कंडीशन था, सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, व्हाई डिड द वुमेन अपोज इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन स्पेशली स्पिनिंग जेनी। तो वुमेन ने मशीन को क्यों अपोज किया, क्या कारण था वुमेन को अपोज करने का। एक तो फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड द वर्कर्स टू अपोज द न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे वुमेन इन पर्टिकुलर एंड वर्कर्स इन जनरल, क्योंकि उनको लगता था मशीन आने से हमारा जॉब छूट जाएगा। दूसरा था कि जब स्पिनिंग जेनी जो इंट्रोड्यूस किया गया वुलन इंडस्ट्री में, तो वुमेन जो थी हु सर्वाइव्ड ऑन द हैंड स्पन स्पिनिंग अपोज्ड इट। तो आमतौर पे वुमेन जो घर में हाथ से स्पिनिंग करती थी उनका काम अब ख़त्म हो गया, तो इस तरह से उन्होंने अपोज करने लगे वुमेन मशीन या स्पिनिंग जेनी को अपोज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन लंदन आफ्टर 1840। 1840 के बाद हम देखते हैं क्यों लंदन में नौकरी जॉब बढ़ने मिलना ज़्यादा जॉब मिलने लगा, स्पेशली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। सो आफ्टर, क्योंकि वहाँ पे अब लंदन को मॉडर्नाइज करने लगे, रोड्स वगैरह चौड़े करने लगे, अंडरग्राउंड रेलवे बिछाया, मतलब सेटअप किया गया। इतना ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि वहाँ पे टनल्स डक किए गए, ड्रेनेज और सीवर्स बनाए गए, रिवर को एम्बार्क मतलब घेरा दिया गया, बांध वगैरह बनाया गया। तो ये सब कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लेबर की जरूरत पड़ती थी, एंड दैट इज़ द रीजन वाई डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको इजीली पढ़ के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि विच टू इंडस्ट्रीज वर डोमिनेंट इन इंडिया बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 17वीं सेंचुरी से पहले इंडिया में कौन से 2 इंडस्ट्रीज थे और हु वर द इंटरमीडिएटरीज, कौन ये लोग को मैनेज करते थे। सिल्क इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री जो था ये इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट इंडस्ट्री था, कॉटन कपड़ा बनाने का और सिल्क भी कपड़ा ही बनाने का। आर्मेनियन और पर्शियन मर्चेंट जो थे वो डोमिनेंट थे। वो लोग गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया, सेंट्रल एशिया। और आर्मेनियन मतलब आर्मेनिया के जो मर्चेंट थे वो आते थे इंडिया में, वहाँ से यहाँ से सामान लेके जाते थे। पर्शिया के मर्चेंट इंडिया आते थे पंजाब, और पंजाब के थ्रू अफगानिस्तान, पर्शिया, इराक, ईरान, सेंट्रल एशिया तक जाते थे और वहाँ पे अपना यहाँ का सामान बेचा करते थे। सो दे वर द इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, हु यूज्ड टू कैरी गुड्स फ्रॉम इंडिया, सिल्क एंड cotton goods, and finally they were taken to different part of Asia and sold by Armenian and Persian merchants. Name 2 seaports east and western coast that were important in pre-colonial period. So हम अगर डायग्राम साउथ इंडिया का ये बनाते हैं तो ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया और ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया। तो यहाँ पे दो वेस्टर्न, सूरत जो था, सूरत गुजरात के पास है, तो वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट था जो कि गल्फ रेड सी के थ्रू कनेक्ट करता था एंड फाइनली यूरोप में जाकर सामान बिकता था इंडिया का। और दूसरा मसूलीपट्टनम जो कोरोमंडल कोस्ट है, ये पार्ट ईस्टर्न पार्ट कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा हुगली बंगाल में है। ये ईस्टर्न कोस्ट पे इंपॉर्टेंट पोर्ट थे जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ कनेक्ट होते थे। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट है, आपको कोस्ट का नाम याद रखना है, पोर्ट का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट रोल डिड द सप्लाई मर्चेंट प्ले इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्टेड। हम अब इंडिया की बात कर रहे हैं, सो try to understand the question from Indian point of view. A number of Indian merchants and the bankers were involved in the network of export trade. तो एक्सपोर्ट में बहुत सारे मर्चेंट थे जो कि एक्चुअल प्रोड्यूसर से सामान खरीदते थे एंड फाइनली एक्सपोर्ट करते थे। उसको बैंकर्स, अब कोई चीज़ सामान बनाने के लिए पैसा चाहिए तो बहुत सारे बैंकर भी थे, वो भी इन्वॉल्व थे इनमें, जो कि लोन देते थे एंड फाइनली दे यूज्ड टू कलेक्ट लोन प्रिंसिपल अमाउंट विद द इंटरेस्ट लेटर ऑन। सो कौन कौन से एक्टिविटी मर्चेंट लगे रहते थे मर्चेंट। सो एक तो फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग मतलब एडवांसेस देते थे, लोन देते थे। कैरिंग गुड्स, अब जो बन जाता था तो उस गुड्स को वो लोग एक तरह से वो गुड्स को वो लोग एक तरह से कैरी करते थे और वहाँ तक पहुँचाते थे जहाँ से शिप पे उसको लोड करके फाइनली एक्सपोर्ट किया जाता था। सप्लाइंग एक्सपोर्ट्स, ठीक है, सो ये सारे काम जो थे मर्चेंट किया करते थे। नेक्स्ट है, सप्लाइंग मर्चेंट का क्या काम था, फंक्शन था, लिंक द पोर्ट टाउन टू द इनलैंड। अब इसे मान लो कि ये इंडिया का मैप है, ये पोर्ट टाउन है सूरत, तो यहाँ से सामान कलेक्ट करना, ले जाना यहाँ पे, ठीक है,
और फाइनली शिप पे इसको लोड करके एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये काम कौन करते थे? सप्लाई मर्चेंट करते थे कि हिंटरलैंड से सामान को आई मीन कलेक्ट करना एंड फाइनली लेके जाना पोर्ट तक। दे गेव एडवांसेस। मर्चेंट क्या करते थे? सप्लाई मर्चेंट किसान आई मीन पीजेंट्स को या क्राफ्ट पर्सन को एडवांसेस देते थे, वीवर्स को, कि आप ये बना पैसे ले लो और हमें बना के अपना सामान हमें बेचना है। उसके बाद उनसे बने हुए कपड़े लेते थे गांव-गांव से एंड फाइनली दे पोर्ट तक पहुंचा देते थे। और ये काम होता था किसका? सप्लाई मर्चेंट का। अब देखो पोर्ट के बारे में दे रखा है। एट पोर्ट देयर वर बिग शिपर्स एंड द एक्सपोर्ट मर्चेंट। वहाँ पे जो होते थे एक्सपोर्ट, ये सप्लाई मर्चेंट थे जो सप्लाई करते थे अलग अलग जगहों से सामान को कैरी करके पोर्ट तक। वहाँ पे एक्सपोर्ट मर्चेंट होते थे और वो क्या होते थे कि वो लोग वहाँ पे इनसे सामान खरीद लेते थे और फिर उनका अपना ब्रोकरेज होता था, बारगेंड और नेगोशिएटेड प्राइस होते थे, जिस पे वो सामान सप्लाई मर्चेंट से खरीद के फिर फाइनली वो एक्सपोर्ट कर देते थे। इस तरह से जो अलग अलग जगहों पे सामान बनता था, दैट वाज सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट है, व्हाई डिड द ओल्ड पोर्ट लाइक सूरत एंड हुगली डिक्लाइन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको हम देखते हैं क्यों। देखो, द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर, फर्स्ट सिक्योरिंग varieties of concession from the local crafts and then monopoly rights to trade। तो जो मर्चेंट थे आई मीन यूरोपियन कंपनी से धीरे धीरे उन्होंने इंडिया में शुरू में तो दे ऑल्सो केम एज ए ट्रेडर्स 1600 में आए थे और यहाँ पे मतलब ट्रेड करते करते उन्होंने बहुत सारे कंसेशन मतलब लोकल कोर्ट से राजाओं से बहुत सारे उनको फैसिलिटी या कंसेशन मिले, छूट मिली और बाद में उनको मोनोपोली राइट मिल गया ट्रेड का कि सिर्फ वही ट्रेड कर सकते हैं इंडिया से। और इस तरह से दे गॉट होल्ड ऑफ द इंडियन ट्रेड जो यूरोपियन थे। ठीक है, दिस लेड टू डिक्लाइन इन द ओल्ड वर्ल्ड। पहले जो थे मर्चेंट जो थे पोर्ट से आई मीन सूरत से और हुगली से एक्सपोर्ट करते थे इंडियन मर्चेंट। लेकिन अब जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए तो ब्रिटिश ने क्या किया कि जो पोर्ट उनके कंट्रोल में था उनके थ्रू उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ओल्ड पोर्ट जो थे सूरत और मसूलीपट्टनम डिक्लाइन होने लगा और जहाँ से कि पहले इंडियन मर्चेंट अपने गुड्स एक्सपोर्ट करते थे और जो मुंबई और कैलकाटा धीरे धीरे बेटर होना शुरू हो गया, उनका राइज और ग्रोथ होना शुरू हो गया। नेम द टू पोर्ट्स दैट बिकम प्रोमिनेंट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सूरत एंड हुगली। तो मैंने अभी बताया ना कि कैलकाटा और मुंबई पोर्ट जो था वो बेटर हो गया, अब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया क्योंकि ये जो थे यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल करते थे और उन लोग अपने यूरोपियन शिप्स के थ्रू ही सामान एक्सपोर्ट करते थे। वाई इट वाज डिफिकल्ट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रोक्यूर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट इन द बिगिनिंग एंड एक्सप्लेन। तो क्यों शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए तो क्यों उनको शुरू में जो गुड्स जो एक्सपोर्ट करना था वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू प्रोक्यूर मतलब टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट इन द बिगनिंग, क्योंकि इंडिया में उस समय ब्रिटिश के अलावे डच भी थे, फ्रेंच थे, उससे पोर्तुगीज़ थे, इन सारे कंपनीज थे और इनके अंदर इनके बीच में हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल जो था वो बढ़ जाता था। इसकी वजह से उनको रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता। दूसरा था, इट गेव अपॉर्चुनिटी टू द वीवर्स एंड द सप्लाई मर्चेंट टू सेल कमोडिटी एट अ हाई रेट टू द बेस्ट बायर, सो प्राइजेज वर हाई। दूसरी बात है कि प्राइजेज बहुत महंगे थे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ब्रिटिश हमें ज़्यादा प्राइस नहीं दे रहे तो हम डच के को बेच सकते थे, डच नहीं दे रहे तो हम पोर्तुगीज़ को बेच सकते थे। इस तरह से हमारे बहुत सारे चॉइसेस थे और इसी कारण था कि प्राइजेज जो थे बहुत हाई थे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो डिड नॉट हैव पॉलिटिकल कंट्रोल टू इम्पोज इट्स मोनोपोली एज इट डिड लेटर। ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था जो इंडिया में ट्रेड कर रहा था, उसके पास पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था इंडिया का। अगर पॉलिटिकल कंट्रोल होता, जो कि बाद में उनको मिल गया, जब मिल गया तो उन्होंने इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको मोनोपोलाइज कर लिया। सिर्फ अब वही करेंगे और दूसरे कंपनी कोई भी नहीं करेगा, ना इंडियन मर्चेंट करेंगे ना कोई दूसरा कंपनी करेगा। और इस तरह से उनको बाद में प्रॉपर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो गया। इट कुड डेवलप ए सिस्टम, बाद में जब उनके कंट्रोल में आ गया इंडिया तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन। जो पोर्तुगीज
आई मीन स्पेनिश थे, पोर्तुगीज थे, डच थे, इनको कंपटीशन से हटा दिया और फिर उनको प्रॉपर वे में रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन और सिल्क मिलना शुरू हो गया इंडिया में, जो कि वो एक्सपोर्ट करने लगे। ब्रिटिश को हम बोल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट गोमास्ताज। गोमास्ताज मतलब एक पेड सर्वेंट होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। गिव रीजन। सो ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्ताज of the following, because of following reason। पहला तो ब्रिटिश wanted to develop a system of management and control to eliminate the competitors, competition, control cost and regular supply of cotton and silk। देखो एक तो था उनका ये था कंपटीशन को एलिमिनेट करना, यानी दूसरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी जो फ्रेंच, पोर्तुगीज वगैरह हैं उनको कंपटीशन हटाना। दूसरी बात है कॉस्ट को कंट्रोल करना, और तीसरा जो था रेगुलर सप्लाई हो कॉटन और सिल्क का। इसकी इन तीनों चीज़ों के लिए उन्होंने इंडिया में गोमास्ताज अपॉइंट किए थे। गोमास्ताज कौन थे? फॉर दिस ब्रिटिश अपॉइंटेड गोमास्ताज, दे वर पेड सर्वेंट, याद रखना पेड सर्वेंट थे ऑफ द कंपनी। और उस क्या क्या इनका फंक्शन क्या था? सुपरवाइज वीवर्स की, वीवर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो एडवांस देते थे इन लोग वीवर्स को और बोलते थे इतना कपड़ा बना के दो हमें, तो क्या वो सही से बना रहे हैं। कलेक्टेड सप्लाई, जो बना के देते थे उसको कलेक्ट करना, और क्वांटिटी और क्वालिटी को मेजर करना है कि वो सही बना रहे हैं, जिस तरह से ऑर्डर दिया उसके हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स, अब जैसे मान लो उन्होंने पहले वीवर्स को एडवांस दे देते थे, अब एडवांस देने के बाद जो वीवर है वो किसी और को सेल नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट को, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सेल करना पड़ता था, और इस तरह से उनको रेगुलर सप्लाई मिलता रहा। हु आर गोमास्ताज एंड व्हाट फंक्शन डिड दे परफॉर्म, ये भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करा दिया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड कंपनी प्रिवेंटेड वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद द अदर बायर्स। तो आपको मैंने बताया था कि वीवर जो थे उन लोग एडवांस दे देते थे, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे एडवांस दे देते थे और वीवर्स को, और फिर वंस वीवर एक्सेप्टेड द एडवांस इट इज़ दे हैव टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई द एंटायर प्रोडक्ट टू कंपनी ओनली, क्योंकि कंपनी ने एडवांस दिया ना इसलिए, तो इस तरह से वो कंट्रोल करने लगे। वाई डिड द वीवर्स टेक एडवांसेस फ्रॉम द कंपनी, क्यों वीवर्स जल्दी एडवांस ले लेते थे और फिर उसके बाद वो बन जाते थे उनके कॉन्ट्रैक्ट में, हालांकि ये प्रॉब्लम था उनके लिए, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा करते थे। सो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि एज द डिमांड फॉर द फाइन टेक्सटाइल एक्सपैंडेड इन यूरोप, लोन्स फ्लोड टू वीवर्स। जैसे जैसे यूरोप में डिमांड होने लगा अच्छे टेक्सटाइल कपड़ों की, तो लोन भी आना शुरू हो गया, क्योंकि इन लोग कपड़े सिक्योर करने के लिए, कपड़े प्रोक्योर करने के लिए उन लोग लोन देते थे वीवर्स को। सो वीवर्स ईगरली एक्सेप्टेड द एडवांसेस होपिंग टू अर्न मोर, उनको लग रहा था कि अगर एडवांस दें। एक्चुअली वीवर जो थे वैसे भी पीजेंट्स भी थे, इन लोग वीवर्स भी थे, तो खेतीबाड़ी भी करते थे, लेकिन वो जो खेती मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज था वो रेगुलर उनको इनकम नहीं प्रोवाइड करता था, और उनका कंडीशन ठीक मतलब इकोनॉमिकली दे वर नॉट वेल ऑफ, हैंड टू माउथ वो जीते थे किसी भी तरह से। और उस सिचुएशन में अगर कोई आके उनको एडवांस देता है मनी, तो ना करने के बजाय उन्होंने हाँ किया, उसको ले लिया। मेनी वीवर्स हैड स्मॉल प्लॉट, कुछ वीवर्स पर अपना ज़मीन होता था बहुत छोटा, और उसमें उनका अपना गुजर बसर नहीं चलता था, तो आई मीन एग्रीकल्चर के साथ साथ वो वीविंग भी करते थे। वॉट एवर दे और वॉट एवर दैट वाज प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड वाज यूज टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, जो भी प्रोड्यूस होता था लैंड से वो अपना घर के खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। व्हेन दे टुक एडवांसेस दे डिड नॉट हैव टाइम टू वर्क ऑन लैंड, सो दे लीज्ड आउट देयर लैंड टू अदर। देखो क्या प्रॉब्लम हुआ, जैसे मान लो कि एक मिस्टर ए हैं जो फार्मर हैं, इनके छोटे प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है। अब इन्होंने के ब्रिटिश से एडवांस ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। एडवांस लेने के बाद क्या हुआ कि क्योंकि एडवांस हमें 2 महीने 3 महीने पूरा करके देना है, जो भी ऑर्डर है, तो उसमें पूरा फैमिली लग गया, और जब पूरा फैमिली इसमें लग गया तो खेती-बाड़ी कौन करेगा। सो इन्होंने अपना ज़मीन को किसी और को दे दिया काम करने के लिए। लीज आउट मतलब होता है कुछ हाँ कुछ मे बी क्या कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। उसको वीविंग रिक्वायर्ड लेबर ऑफ एंटायर फैमिली विथ चिल्ड्रन एंड वीमेन ऑल द एंगेज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई वीमेन काम करती है सिर्फ वीविंग में, तो वो सफिशिएंट नहीं था, पूरा फैमिली मेम्बर, चिल्ड्रन, वीमेन, मेल, एवरीबडी हैज़ टू वर्क, देन ओनली दे विल बी एबल टू फुलफिल द आई मीन कॉन्ट्रैक्ट दैट दे हैव मेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस तरह से दे हैड टू नेग्लेक्ट देयर ओन एग्रीकल्चर लैंड, दो इट वॉज वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, बट फिर भी उसको किसी और को देना पड़ता था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है हमारा
कि वीवर जो थे क्योर एडवांस ले लेते थे और इससे उनके फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, वो काम करना पड़ता था पूरा फैमिली को, अपने ज़मीन को किसी और को देना पड़ता था। वाई वर देयर फ्रीक्वेंट क्लैसेस बिटवीन गोमास्टर एंड वीवर्स इन द विलेज, क्यों गोमास्तर और गांव के लोगों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था, क्लासेस हुआ करते थे, कन्फ्लिक्ट होते थे। एक तो पहला है इसके अंदर कि अनलाइक सप्लाई मर्चेंट, देखो सप्लाई मर्चेंट जो पहले होते थे ना गाँव में ही रहते थे और गांव में ही आई मीन वीवर्स को एडवांस देते थे और बोलते थे कपड़ा बनाने के लिए, और फिर वहाँ से उनसे कलेक्ट कर लेते थे। और क्योंकि वो साथ साथ रहते थे, क्योंकि वो एक ही गांव में रहते थे, उनके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग था। अगर मान लो कभी लेट हो जाता था तो उन लोग ये कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। लेकिन गोमास्ता जो थे ये तो ब्रिटिश के ऑफिशियल होते थे, ये गाँव में नहीं रहते थे और इनका गांव के साथ इतना ज़्यादा लिंक था नहीं, ये बाहर शहरों में रहते थे। दे और वो जो थे गोमास्ता बहुत एरोगेंट होते थे, क्योंकि ब्रिटिश के स्टेट सर्वेंट थे तो एरोगेंट होना ही होना है। वो गांव में आते थे सिपाहियों के साथ और प्यून के साथ, और इस तरह से अगर कोई वीवर फेल हो जाता अपने एग्रीमेंट में तो उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता था और इस पनिशमेंट दिया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि वीवर का जो वीवर जो थे और उनका और ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। वीवर कुड नॉट सेल देयर क्लोथ टू अदर बायर्स बिकॉज दे हैड, अब देखो मैंने ये बताया था ना कि वीवर को एक बार एडवांस ले लिया इंग्लिश से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो वो किसी और को बेच नहीं सकते हैं। ये तो इस तरह से, हालांकि उनको कम पैसा मिलता था ब्रिटिश को देने में, लेकिन फिर भी उन्हीं को देना पड़ता था। दे हैड टू एक्सेप्ट द प्राइस ऑफर्ड बाय द कंपनी टू देम ऑल्दो इट वाज वेरी लो। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसके बारे में। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेटिव मेथड्स ऑफ असर्टिंग मोनोपोली ओवर ट्रेड। तो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ट्रेड को मोनोपोलाइज कर दिया। मोनोपोलाइज मतलब होता है कि अपने दे ब्रॉट अंडर देयर ओन कंट्रोल। देखो, द फॉलोइंग वर द इफेक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज exploitative methods of asserting monopoly over the trade. एक तो many products and the weavers deserted their village and had to migrate to the other village. देखो क्या हुआ ना कि जब उन्होंने एडवांसेस वगैरह देते थे पीजेंट्स को या वीवर्स को, अगर वो पूरा नहीं कर पाए तो उनको पता था उनको पनिशमेंट मिलेगा, उनको दे विल बी पनिश्ड बैडली, दे विल बी बीटन बैडली बाय द गोमास्ता एंड देयर सिपोई। तो वो लोग गाँव छोड़ के भाग जाते थे, कहीं और जाकर रहने लगते थे। इन मेनी प्लेसेज देयर वाज ए रिवोल्ट एंड क्लासेस अगेंस्ट द कंपनी एंड द इट्स ऑफिशियल। बहुत सारी जगह तो देयर वाज रिवोल्ट ऑल्सो, झगड़ा भी हमें देखने को मिलता है। जब वो आते थे गोमास्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो भी एडवांसेस दिए होते थे, जितना भी उनको आइटम बना के देना होता था, अगर उनको नहीं मिलता था तो हमेशा झगड़ा हुआ करता था। वीवर्स बिगेन रिफ्यूजिंग लोन्स एंड क्लोज डाउन देयर वर्कशॉप, दे टुक टू एग्रीकल्चर लेबर। तो अब इतना परेशान हो गए वीवर्स कि उन्होंने एडवांस देना बंद कर दिया और अब वो खेती बाड़ी मतलब खेतों में काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्पैक्ट था हमारा। क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द कंपनी ट्रेड अफेक्ट द वीवर्स। ठीक है, फाइनली उनको छोड़ दिया उन्होंने, वीविंग का काम ही एडवांस देना बंद कर दिए। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन वीवर्स इन 1850 में क्या क्या प्रॉब्लम वीवर्स को फेस करना पड़ा था। सो बिकॉज ऑफ हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट मर्चेंट इन इंडिया कोलैप्स्ड। ठीक है, लोकल मार्केट इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, जैसे मान लो कि हम इंडिया के लोग अगर जाते हैं अमेरिका में या यूरोप में बेचने के लिए, तो उस चीज़ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इंग्लैंड में है तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता था और इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाता था और वो यूरोप में नहीं बेच पाते थे। एक्सपोर्ट मर्चेंट इंडिया कोलैप्स्ड, और इस तरह से बहुत सा मार्केट जो था एक्सपोर्ट का कोलैप्स होने लगा। लोकल मार्केट इंडिया वाज फ्लडेड विद द मैनचेस्टर्स टेक्सटाइल। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट एक तरह से कोलैप्स हो गया, इंडियन मार्केट में सामान नहीं हुआ करता था और अब हम बाहर से मतलब इंग्लैंड से फैक्ट्रियों में जो बने हुए चीज़ें थे वो इंडिया में बिकना शुरू हो गया सब जगह। बीइंग प्रोड्यूसर बाय मशीन, इट वाज बीइंग प्रोड्यूस बाय मशीन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि ब्रिटिश का गुड मशीन से बनता था इसलिए वो सस्ता होता था और व्हेन वीवर्स कुड नॉट कम्पीट विद द सिचुएशन, और इस परिस्थिति में वीवर जो थे इतने सस्ते में नहीं बेच पाते थे, इसलिए उन्होंने अपना गांव वगैरह छोड़ के वहाँ से चले गए और दूसरे कामों में लग गए। ठीक है, सो ये है। नेक्स्ट है कि वीवर्स वर नॉट एबल टू प्रोक्योर गुड्स क्वालिटी रॉ कॉटन एज मोस्ट ऑफ वाज एक्सपोर्टेड, द लो क्वालिटी सुनो इन मार्केट। अब क्या था ना कि वीवर्स को जितने भी अच्छे क्वालिटी के कॉटन होते थे ब्रिटिश उसको खरीद के अपने यहाँ एक्सपोर्ट कर देते थे और इंडियन वीवर्स को इतना अच्छा क्वालिटी का कॉटन नहीं मिल पाता था और इसकी वजह से उनका जो
कॉटन प्रोडक्ट होते थे वो किसी भी तरह से ब्रिटिश के गुड्स से compete नहीं कर पाते थे. सो विद द इंक्रीज इन रॉ cotton export, prices of raw cotton also shoot up. Thus, the weavers could not afford to buy it and starve of supply. अब देखो क्या था कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ने लगा बहुत ज़्यादा और प्राइजेज भी इसके बढ़ने लगे. तो इस तरह से ज़्यादा प्राइस जब हो गया रॉ कॉटन का, जब वर्ल्ड में डिमांड बढ़ने लगा, उतना कॉटन प्रोडक्शन था नहीं, तो कॉटन का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया. और ऑफर टू बाई, अब हमारे वीवर्स के पास इतना पैसा था नहीं कि इतना महंगा रॉ मटेरियल खरीदें और कपड़े बनाएं और बेचें. तो इसलिए भी उन्होंने धीरे धीरे ये जो अपना बिजनेस था उसको ये कर देते हैं. They leave this business and do something else. Apart from that, factory production in India had started. Machine-made goods had also flooded Indian market. Weavers thus could not survive in this situation where there was problem all around. अब दूसरी बात है कि यहाँ पे मशीन से बनना शुरू हो गया. इंडियन मार्केट दस कुड नॉट सर्वाइव इन द सिचुएशन. और मशीन मेड गुड जो थे वो इंडियन मार्केट में आगे सस्ते होते थे, अच्छे फिनिश होते थे, तो लोग उसको खरीदते थे, ना कि इंडियन मर्चेंट के बनाए हुए. तो इस तरह से इंडियन मर्चेंट जो थे, इंडियन वीवर जो थे, उनका प्रॉब्लम फेस करना शुरू हो गया. ठीक है. सो हमने ये देखा इसके अंदर कि कौन से प्रॉब्लम जो थे इंडियन वीवर्स को फेस करना पड़ा था. नेक्स्ट है हमारा व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट कॉटन जूट मिल स्टार्टेड इन इंडिया. सो कॉटन मिल जो था बॉम्बे में हुआ था 1854 में. दूसरा है जूट मिल जो था बंगाल में हुआ था 1855 में. और इन नॉर्थ इंडिया हम देखते हैं कि कुछ मिल्स हैं, उसके बारे में भी हमें समझना है कुछ. ठीक है. नॉर्थ इंडिया, जैसे कि इन नॉर्थ इंडिया द एलिगन मिल वाज देयर स्टार्टेड इन कानपुर. तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको लर्न करना है. हाउ डिड द इंडस्ट्री डेवलप इन इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. सो इंडिया में इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, वो भी 1850 के समय. द फॉलोइंग अदर वेज. ठीक है. सबसे पहले है कि द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप्स गॉट बैक टू ट्रेड विद चाइना. आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है ग्लोबल वर्ल्ड में कि इंडिया से जो ब्रिटिश थे वो लोग ओपियम जो था उसको एक्सपोर्ट करते थे चाइना, और चाइना से जो भी गोल्ड मिलता था उस गोल्ड से उन लोग चाइना में टी खरीदते और अपने यहाँ एक्सपोर्ट कर देते थे. तो इस बिजनेस में बहुत सारे इंडियन भी इन्वॉल्व हो गए. हालांकि छोटे प्लेयर थे इन लोग, फिर भी ये इन्वॉल्व हो गए. ब्रिटिश इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ओपियम. तो बता दिया मैंने, बहुत सारे इंडिया भी इसको जूनियर प्लेयर बन जाते हैं. हैविंग अर्न थ्रू, और इस ट्रेड में इंडियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. सम बिजनेसमैन हैड विजन, और जो कुछ बिजनेसमैन को ओपियम ट्रेड से फ़ायदा हुआ इंडिया और चाइना के बीच में. तो ऐसे ठीक है, बिजनेसमैन विद मनी ट्रेडर्स हैविंग अर्न थ्रू द ट्रेड विद चाइना. सम बिजनेसमैन हैड, तो उनके पास अपना इतना पैसा कुछ इंडियन बिजनेसमैन आ गया कि उन लोगों ने अपना इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया. ठीक है. सो बंगाल में द्वारिकानाथ टैगोर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया था चाइना ट्रेड से, और उन्होंने 6 जॉइंट वेंचर कंपनी खोला था. नेक्स्ट है बॉम्बे में हम देखते हैं दीनसो पिटेट जो थे, और जगमोहन नौसवार जी टाटा जो थे. टाटा जो आज भी टाटा है, रतन टाटा, ये सब वही उस समय का इंडस्ट्री जो था सेटअप किया गया था, वो सारी इंडस्ट्री है. ठीक है. इंडस्ट्रियल हाउसेस गॉट देयर वेल्थ फ्रॉम द ट्रेड विद चाइना ओनली, और बाद में उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया में, जैसे कि रिच बन गए. कैलकाटा में हम देखते हैं कि कैलकाटा में क्या था, सो इन कैलकाटा सेठ हुकुम चंद सेटअप फर्स्ट इंडियन जूट मिल. ठीक है, इन 1917. तो ये भी एक इंडियंस का वेंचर था जिसमें कि उन्होंने जूट मिल सेटअप किया था. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फादर और ग्रैंडफादर ऑफ जीडी बिरला, जो आज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के. उन्होंने भी इसी चाइना ट्रेड से अपना फॉर्चून अर्न किया था. ठीक है. मद्रास में भी बहुत सारे मर्चेंट जो थे उन्होंने बर्मा से ट्रेड किया, मिडिल ईस्ट अफ्रीका से, और देयर बाय दे बिकम रिच एनफ टू सेटअप मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया ऑपरेटेड विद इन इंडिया. कुछ ऐसे भी मर्चेंट थे जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करते थे, सामान एक जगह दूसरी जगह लेके जाते थे, बैंकिंग सिस्टम में ऑपरेट करते थे, ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम सिटीज टू सिटीज एंड फाइनेंस ट्रेडर्स, एंड दे ऑल्सो अर्न लॉट ऑफ मनी, एंड व्हेन दे गॉट अपॉर्चुनिटी दे ऑल्सो सेटअप मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया. ठीक है. सो ये था इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बाय इंडियंस क्या था, वो हमने ऊपर देखा. नेक्स्ट है हमारा नेम द यूरोपियन मैनेजिंग
एजेंसी दैट कंट्रोल लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज थे ब्रिटेन में जो कि इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते थे। बर्ड हेजलर्स एंड कंपनी, उसके बाद एंड्रयू यूल, ये भी एक कंपनी था जो कि इंडिया में बहुत सारा पैसा लगा रखा था। और नेक्स्ट है जॉर्डाइन स्किनर एंड कंपनी, इवन दैट कंपनी ऑल्सो इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन इंडिया एंड यूज टू कंट्रोल मेनी बिजनेसेस। सो मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ दीज एजेंसीज क्या था, दीज एजेंसीज मोबिलाइज कैपिटल, सेटअप ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज देम। तो इन लोग क्या करते थे, पैसा मोबिलाइज करते थे, इकट्ठा करते थे वहाँ पे, एंड इंडिया में इन्वेस्ट करते थे इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में। बहुत सारे बिजनेस में मिल के कोई कंपनी खोलते थे एंड देयर बाई उसको मैनेज करते थे इंडिया में। इंडियन फाइनेंसर्स प्रोवाइडेड कैपिटल वाइल दीज यूरोपियन एजेंसी मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइडेड कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजंस। तो इन लोग क्या करते थे कि जो इंडियंस जो थे, फाइनेंसर थे, जो पैसा प्रोवाइड करते थे, लेकिन ये एजेंसी मैनेज करते थे बिजनेसेस को। इनको एक्सपीरियंस था ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरह का मैनेज करने के लिए, तो वो करते थे इसको मैनेज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है इसके अंदर कि 29th क्वेश्चन, हु वर जॉबर्स एंड व्हाट रोल डिड दे प्ले। जॉबर्स कौन थे? आमतौर पर हमने सुना होगा कि जॉबर्स के बारे में पहले भी। सो इंडस्ट्रीज यूजुअली एम्प्लॉयड जॉबर्स टू गेट न्यू रिक्रूट। वेरी ऑफन द जॉबर्स वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स। तो आमतौर पे ना इंडस्ट्री जो थे, इंडस्ट्री के मालिक वगैरह जो थे, उन्होंने जॉबर को रखते थे। जॉबर मतलब जो कि अपने गांव जाते थे और वहाँ से लोगों को लेके आते थे और उनको काम दिलाते थे। सो काम दिलाने वाले लोगों को जॉबर बोलते हैं। ये मेनली वेरी ऑफन जॉबर्स वर द ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स। ये भी उस इंडस्ट्री के वर्कर ही होते थे, लेकिन बहुत पुराना हो जाते थे और दे यूज टू डेवलप ट्रस्ट विद देयर ओनर्स, एंड तब ऐसे लोग जो जॉबर बन जाते थे और इनका काम था कि अपने गांव से लोगों को लेके आते थे, उनको नौकरी दिलाते थे। सो ऐसे लोगों को हम जॉबर बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या था, दे गॉट पीपल फ्रॉम द विलेज टू इंश्योर देम जॉब। वो लेके आते थे, उनको बोलते थे मैं पक्का जॉब दिलाऊंगा। हेल्प देम टू सेटल डाउन, और जब तक उनको जॉब नहीं मिलता था शहर में उनको रहने के लिए घर देते थे, पैसा देते थे जब जरूरत पड़ता था उनको। जो जॉबर्स बिकम पर्सन विथ अथॉरिटी एंड पावर, और एक तरह से धीरे धीरे इन लोग बहुत पावरफुल हो गए। इतना पावरफुल नहीं, मतलब हाँ, जो लोग इनके ऊपर डिपेंड करते हैं उनके ऊपर इनका अथॉरिटी और पावर दिखता था। और ही बिगेन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट फॉर द फेवर ही डिड एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग द लाइफ्स ऑफ द वर्कर। और धीरे धीरे इन लोग जॉब दिलाने के बदले पैसा मांगने लगे, गिफ्ट मांगने लगे और वर्कर्स के लाइफ को कंट्रोल भी करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से इंडिया का डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न पे अफेक्ट किया। तो इसका पहला आंसर है, ठीक है, सो स्वदेशी मूवमेंट गैदर मोमेंटम इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। स्वदेशी मूवमेंट मतलब वो आपको पता है कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को ब्रिटिश ने 2 पार्ट में बांट दिया था। लेकिन इंडियन इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए, यूनाइट करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट शुरू किए। उसमें एक मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ पे ये डिमांड किया गया कि हाँ, इंडियंस जो है अब अपने देश का बना हुआ सामान यूज करेंगे, कपड़े वगैरह ना, और जो ब्रिटिश क्लोथ है उसको, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे हमारा इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑल्सो ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेस्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशन। तो अब इस सिचुएशन में जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे कि गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन, उनको बाहर से जो सामान इंडिया में आके बिक रहा है उस पर, उसके ऊपर टैक्स लगा देना, जिससे कि वो इंडिया में महंगा हो जाए और कोई ना खरीदे और इंडिया का बना हुआ सामान बिके। सो ये भी एक इंडस्ट्रीज ने स्टेप उठाया था। सो देयर वाज डिक्लाइन इन द इंडियन यार्न एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया का जो धागा होता था उसका एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। सो इंडस्ट्रीज इन इंडिया बिगिन टू शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न प्रोडक्शन टू क्लोथ प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि जब इंडिया में उन्हें आराम से यार्न मिलना शुरू हो गया, तो अब वो क्लोथ भी बनाना शुरू कर दिया इंडिया में, क्योंकि अब इजीली उनके पास यार्न धागा अवेलेबल होता था, तो अब वो कपड़ा बनाना शुरू कर दिए। सो फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड ए ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन। इंडियन इंडस्ट्रीज वर कॉल्ड टू प्रोड्यूस वार नीड। अब और जब वर्ल्ड वार शुरू हो गया 1914 से 1918 तक, तो उस समय
इंडियन इंडस्ट्री को मतलब वार गुड्स का डिमांड बढ़ना शुरू हुआ और इंडियन इंडस्ट्री ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने नाउ द फैक्ट्री वाज सेटअप एंड ओल्ड वन रैन मल्टीपल शिफ्ट, मेनी न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड एवरी वन वॉज मेड टू वर्क लॉन्गर। तो इस तरह से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया गया, ज़्यादा लोगों को काम कराया गया, जिससे कि जो उस समय डिमांड था उसको पूरा कर सके। वार के लिए जो सामान डिमांड हो रहा था उसको किसी भी तरह से उस ऑर्डर को पूरा करें। वंस ओवर वार ईयर्स इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ब्लूम्ड एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन एंड कैप्चर होम मार्केट। धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा इंडस्ट्री का ब्लूम पीरियड आना शुरू हो गया, इंडस्ट्री ग्रो होना शुरू हो गया, उन्होंने होम मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब इंडिया में बाहर का सामान नहीं बिकता था, कम बिकने लगा और इस तरह से इंडियन इंडस्ट्रीज जो थे वो इंडियन मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिए। सो वाई कुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई कुड मैनचेस्टर नेवर recapture the old position in Indian market of after the first world war। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो इंग्लैंड में मैनचेस्टर था, एक ऐसा शहर था जो कि कपड़े के मिलों के लिए बहुत फेमस था, तो वहाँ का सामान इंडिया में बिकता था और उन्होंने एक्चुअली इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रखा था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैनचेस्टर का क्लोथ प्रोडक्शन कम हो गया। अब वहाँ के सारे इंडस्ट्री जो थे ऐसे सामान बनाना शुरू कर दिया, ऐसे गुड्स बनाना शुरू कर दिया, कमोडिटी जो कि वार के लिए ज़रूरत था। तो फॉर टाइम बीइंग मैनचेस्टर का गुड्स इंडिया में आना बंद हो गया और इसी बीच इंडियन इंडस्ट्रीज जो थे उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्री लगाया और प्रोडक्शन बढ़ाया और इस तरह से इन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। दूसरी बात ये भी है तो अब अगर मैनचेस्टर का सामान इंडिया आता था तो उसका डिमांड बहुत कम होने लगा। और दूसरी बात ये है कि जर्मनी, यूएसए एंड जापान ने भी they also started producing clothes and all and started exporting in different part of the world and इसकी वजह से उनका सामान भी अब बिकना शुरू हो गया और धीरे धीरे मैनचेस्टर का डिमांड जो था, मैनचेस्टर के जो क्लोथ होते थे उनका डिमांड कम होने लगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन विच ऑक्युपाइड ब्रिटिश मिल। तो वार प्रोडक्शन टू मीट द नीड ऑफ द आर्मी, तो वहाँ पर आर्मी की ज़रूरत के लिए सामान बनना शुरू हो गया और जो ब्रिटिश में मिल थे वो अब नॉर्मल कॉमन मैनों के लिए, सिविलियन के लिए गुड्स बनाना बंद कर दिया। मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन, अब मैनचेस्टर से जो सामान इंडिया आता था वो कम होने लगा। दिस गेव इंडियन मिल एन अपॉर्चुनिटी टू सप्लाई टू इंडिया, और इस तरह से इंडियन मिल का जो मौका मिल गया कि उन लोग अब इंडिया के सामान बनाना शुरू कर दिए, इंडिया के लिए सामान बनाना शुरू कर दिया और इंडिया में सामान बेचना शुरू कर दिया। एज द वार कंटिन्यूड इंडियन फैक्ट्री वो भी वो सब जूट बैग बनाना शुरू कर दिए, क्लोथ, आर्मी के लिए यूनिफॉर्म, टेंट, लेदर बूट, हॉर्स, म्यूल, सैडल्स, ये सब बनाना शुरू किया, वहाँ बेचना शुरू कर दिए। तो इस तरह से ना ही अब इंडियन इंडस्ट्री इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया बल्कि इवन वार के लिए सामान बना के यूरोप में भेजना शुरू कर दिया और इससे उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। ठीक है, न्यू फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड एंड द ओल्ड वन रैन मोर देन द शिफ्ट, न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड द वर्क आवर इंक्रीज्ड। ठीक है, सो इट कंसोलिडेटेड द पोजीशन ऑफ इंडियन, धीरे धीरे इंडस्ट्री बेटर होना शुरू हो गया। आफ्टर वार ब्रिटेन कुड नॉट मॉडर्नाइज और कम्पीट विद द वो अपने, एक तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने अपने इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए जो कि यूएसए, जर्मनी और जापान ने किया। और दूसरी बात है कि यूएस, जर्मनी, जापान जो थे अब वो अच्छा सामान बनाने लगे, वर्ल्ड में बेचने लगे और फिर मैनचेस्टर जो था इनको चैलेंज नहीं कर पाया और धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन लिख देना है पूरा, वही आंसर है उसका। नेक्स्ट, हाउ डिड मेनी इंडियन एंटरप्रेन्योर सर्वाइव डिस्पाइट टाइट इकोनॉमिक कंट्रोल इम्पोज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो किस तरह से, ये भी ऊपर आंसर दिया हुआ तो उसको आप रेफर कर सकते हो। एक्सप्लेन एनी 5 वेज बाय विच द न्यू मार्केट्स एंड द कंज्यूमर्स वर क्रिएटेड इन द इंडिया बाय ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। किस तरह से उन्होंने इंडिया में अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज किया और अपने लिए एक मार्केट डेवलप किया। द फॉलोइंग, कुछ तरीके उन्होंने अडॉप्ट किए थे, 5 तरीके हैं जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोडक्ट्स वर एडवर्टाइज थ्रू न्यूज़पेपर, तो जो भी प्रोडक्ट वो इंडिया में बेचते थे उसको पहले एडवर्टाइज करते थे, एडवर्टाइज न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स के थ्रू, और इस तरह से उसको पॉपुलर करने की कोशिश करते थे। प्रोडक्ट्स है क्लोथ वर लेवल्ड विद द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर अलॉन्ग विद द कंपनी नेम टू मेक द कंज्यूमर फेमिलियर विद द प्रोडक्ट। दूसरी बात है कि जो भी प्रोडक्ट इंडिया बेचते थे, कपड़े वगैरह, तो उस कपड़े पे कहाँ पे बना हुआ उसका प्लेस का नाम मेंशन होता था, फिर कंपनी का नाम मेंशन होता, जिससे कि लोग जो है ट्रस्ट करें और उस प्रोडक्ट को खरीदें।
ठीक है। नेक्स्ट है इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेस। बहुत सारे भगवान के इमेजेस और इमेजेस को उन्होंने कपड़ों पे लगाया, जिससे कि लोग उसको डिवाइन समझ के डिवाइन गॉड ने अप्रूव किया खरीदने के लिए और ख़रीदे। तो ये भी एक अंधविश्वासी था जो उन्होंने लोगों के अंदर डाला। मैन्युफैक्चर ऑल्सो पेंटेड कैलेंडर्स, और उसको भी उन्होंने स्प्रेड मतलब पॉपुलराइज किया अपने प्रोडक्ट को थ्रू कैलेंडर, क्योंकि लोग हर घरों में कैलेंडर लगाया करते डेट वगैरह जानने के लिए, और इसके ये भी एक तरीका था अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने का। नेशनलिस्ट मैसेज वर ऑल्सो यूज टू पॉपुलराइज द प्रोडक्ट एंड एक्सपैंड मार्केट विद इन। सो ये भी एक की नेशनलिस्ट मैसेज के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय एडवर्टीजमेंट इन द क्रिएटिंग ए न्यू कंज्यूमर फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। सो आपको बताया था मैंने कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग द इंडस्ट्रियल एज एडवर्टीजमेंट हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। आज से नहीं, जब से इंडस्ट्री शुरू हुआ तब से कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट शुरू था। एडवर्टीजमेंट क्रिएटेड एंड इंस्पिरेशन अमंग द पीपल टू कंज्यूम दोज प्रोडक्ट। तो एडवर्टीजमेंट देख के हमें उस प्रोडक्ट को यूज़ करने या कंज्यूम करने के प्रति हमें झुकाव डेवलप किया जाता है। पीपल बिगिन टू बिलीव दैट द कंज्यूमिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट मेंट एक्वायरिंग ए हायर सोशल स्टेटस। ये भी डाला है कि अगर आप ब्रिटिश प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो यानी कि आपका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा या आप बेटर सोशल स्टेटस एंजॉय करते हो। सो इस तरह से लोग उसको कंज्यूम करने लगे। टू इम्प्रेस इंडियन कंज्यूमर इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस जो था वो लगाया गया। टू शो डिवाइन अप्रूवल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पे, क्लोथ पे, ईडेबल पे गॉड का लक्ष्मी या गणेश जी या इस तरह का पिक्चर चिपकाया गया, जिससे कि ये लोग समझे कि इसे भगवान का अप्रूवल है कि आप इसे यूज करो। एडवर्टीजमेंट मेड द प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, सो पीपल वर मोर कंफर्टेबल वाइल बाइंग देम। अगर मान लो एडवर्टीजमेंट जो था लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता था, लोग उससे फेमिलियर हो जाते थे, तब वो खरीदते थे, तो उन्हें उतना ये नहीं लगता था कि हाँ हम ख़राब खरीद रहे हैं। उनको लगता था जो चीज़ एडवर्टाइज हो रहा चीज़ अच्छा ही होगा, और इस तरह से उसे खरीदते थे। सो दीज आर द वे थ्रू विच दे मेक देयर प्रोडक्ट पॉपुलर इन इंडिया। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।